स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, हर एक देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर एक देश में कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसका असर पूरे दुनिया में होता है। उसी प्रकार से अगर कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहां पर आपको उसका असर देखने को मिलेगा। अब आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट में जो भी इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्पेशली इजराइल और ईरान के बीच में, भारत के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे ऊपर इसका क्या असर आएगा। भारत का जो ट्रेड है उसके ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली खबर आई है, आज ही यहां पर आप देख सकते हो, जो भारत सरकार है, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, वो यहां पर देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वॉर इस समय चल रहा है उसका भारत के ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि काफी सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना सामान वहां पर भेजते हैं, तो उनको लेकर काफी चिंताएं हैं कि जो उन्होंने पहले सामान भेजा है क्या उसका पेमेंट आएगा कि नहीं, क्या आगे उनके जो ट्रेड हैं वो सही से हो पाएंगे कि नहीं। तो इसी को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका भारत के ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर कितना भारी असर करने वाला है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तो तैयारी कराई जाती है, लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो आपको फ्री में रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है, जिसके तहत आपको गुड़गांव बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ के लिए मेंस की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट किया जाता है पूरे प्रिपरेशन के दौरान। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो भी समय आपको पता है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, और स्पेशली जब ईरान ने यहां पर कई सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स को फायर किया था, ऑल्दो इजराइल के ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन स्टिल आपको समझना है कि इतना भारी मात्रा में अगर मिसाइल्स और ड्रोन दागे जाते हैं तो हो सकता है कि कल के डेट में जो इजराइल है वो भी यहां पर इसका बदला ले। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहेंगे, क्या होगा मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि भारत का जो ट्रेड रिलेशंस है इस पूरे रीजन के अंदर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मिडिल ईस्ट भारत के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। देखो, मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, चाहे वो साइप्रस है, लेबनान है, सीरिया, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान और यमन, ये सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। ये सभी मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं भारत के। अक्सर आप देखते होंगे कि स्पेशली आपने देखा पीएम मोदी जी के आने के बाद से यहाँ पर जो अरबिक जो कंट्रीज हैं, अरब देश हैं, उनके साथ हमारा रिलेशंस काफ़ी गहराया है, स्पेशली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। तो इसी की वजह से वहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत आती है मिडिल ईस्ट में तो भारत इसको लेकर काफ़ी चिंता करता है कि इसका रिपरकशन क्या होगा। और आपको एक और चीज़ समझना है कि ये जो देश के हमने बात किया, ये जितने भी देश हैं, ये सिर्फ भारत के गुड्स के लिए डेस्टिनेशन ही नहीं है, यहाँ पर हमारे लिए क्रिटिकल ट्रेड रूट भी हैं। अगर आपको याद हो तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था G20 के दौरान, दैट वाज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसके तहत हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो गुड्स है वो, अगर मान लो कोई रेड सी से यहाँ पर इश्यूज आते हैं तो वहाँ से गुड्स को ना ले जाकर डायरेक्टली भारत से यूएई ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से आपका सऊदी अरब होते हुए प्लानिंग ये भी थी कि कहीं ना कहीं इजराइल होते हुए इसको यूरोप में भेजा जाएगा। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होगा तो क्या हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इसी की वजह से ओवरऑल आपको समझना है कि हमारा जो इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में वो बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई जो मिडिल ईस्ट है वो भारत के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत क्या एक्सपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट के अंदर। देखो, जो बायलैटरल ट्रेड है भारत और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, वो कई सारे सेक्टर्स में देखने को मिलेगा, चाहे फार्मास्यूटिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर हो गया, आईटी, टेलीकॉम, ये कई सारे सेक्टर्स में फैला हुआ है। और मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आप देखोगे तो स्टोन है, मेटल्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि इनमें से कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। देखो क्या है ना, भारत के बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, सामान हैं, जो मिडिल ईस्ट में उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, जैसे चिकन हो गया, डेयरी हो गया, बासमती राइस, फ्रोजन मरीन गुड्स हो गए, व्हीट प्रोडक्ट्स हो गए। इनकी डिमांड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भारत से आने वाले इस प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। और अगर मैं आपको स्पेसिफिकली ईरान की बात करूं, क्योंकि ईरान और इजराइल की समय चर्चा हो रही है, तो ईरान अगर आप देखोगे तो यहां पर इट अकाउंट्स फॉर
$598 मिलियन ऑफ बासमती राइस इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। देखो क्या होता है ना कि जो भारत है वो बासमती राइस का एक्सपोर्ट करता है काफी सारा, जिसमें से $4.5 बिलियन हमारा वर्थ है बासमती राइस के एक्सपोर्ट का। और इसमें से अगर आप देखिए तो लगभग $600 मिलियन का जो बासमती राइस है वो अकेले ईरान खरीदता है। और ये मैं बात कर रहा हूं पहले 11 महीने की, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है ना आपका, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो अप्रैल से हम फरवरी तक की बात कर रहे हैं, 11 महीने की। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज ये भी था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं भारत में वो ये सोच रहे थे कि वो ईरान के अंदर इस साल 40 मिलियन किलोज ऑफ टी, जो चाय होता है, वो भेजने वाले हैं। लेकिन अगर ईरान में इसी तरह से वॉर छिड़ती रही तो क्या वो चाय भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? भारतीय एक्सपोर्टर्स का होगा, और एक्सपोर्टर्स का नुकसान मतलब भारत का नुकसान। फिर इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली इजराइल की बात करें तो देखो इजराइल और भारत का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। 1992 में आप देखिए हमारा जो ट्रेड था वो सिर्फ $200 मिलियन था, और 2020-21 में ये बढ़कर $4.6 बिलियन हो गया। फिर इसके अलावा यहाँ पर 2021 की अगर हम बात करें, अप्रैल से नवंबर 2021 तक, ये $4.82 बिलियन हो गया। और स्पेशली आपको इंपॉर्टेंट इसलिए ये है जानना क्योंकि यहाँ पर भारत का जितना भी ट्रेड होता है जिन देशों के साथ, उनमें से चुनिंदा ही कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। ज्यादातर क्या होता है आपको पता ही है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव में जाता है, हम डेफिसिट में रहते हैं, क्योंकि हम गुड्स कम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव रहता है। लेकिन कुछ देशों के साथ ये पॉजिटिव में है, जैसे कि इजराइल हो गया। यहां पर हमारे पास डॉलर ज्यादा आता है भारत के अंदर। एंड अगर हम यहां पर बात करें इजराइल के पर्सपेक्टिव से, तो भारत थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इजराइल का। अगर हम एशिया में देखें, पूरे दुनिया में अगर हम देखें ग्लोबली, तो भारत इजराइल का 7th लार्जेस्ट पार्टनर है। तो आप समझ सकते हो कि हम भारत से कितना सारा जो सामान है वो इजराइल में भेजते हैं, जिसकी वजह से भारत के पास डॉलर्स आते हैं। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशली क्रूड ऑयल की, तो इसका ग्लोबल ऑयल मार्केट में क्या असर होने वाला है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देखो जाहिर सी बात है यहां पर चिंता काफी ज्यादा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन देखो यहां पर एक चीज आपको समझना है कि क्या भारत के कंज्यूमर्स को ज्यादा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चुकाने पड़ेंगे? देखो अब इसमें क्या है ना कि अब भारत में इलेक्शंस का समय है, और आपको पता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए नहीं जाते, इनफैक्ट उसको कम किया जाता है। तो यहां पर अभी तक कम तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ, मान लो अगर क्रूड ऑयल इस समय जो $90 पर बैरल चल रहा है इस समय, ठीक है, ये बढ़कर $120 पर बैरल हो जाता है, इन केस मैं आपको बस बोलता हूं, तो क्या फिर भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? नहीं, इलेक्शंस तक तो नहीं बढ़ेंगे, इसकी तो पूरी गारंटी है। उसके बाद अब क्या हो क्या ना हो वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। फिर इसके अलावा क्या है कि जो डोमेस्टिक रिटेल प्राइसेस हैं उनको नहीं बढ़ाया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल बढ़ जाता है। मतलब क्रूड ऑयल का दाम $90 पर बैरल से $120 पर बैरल हो गया, लेकिन भारत में तो पेट्रोल डीजल का प्राइस नहीं बढ़ा। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो रिफाइनर्स हैं उनका मार्जिन कम हो जाएगा, जो ऑयल कंपनीज हैं उनको थोड़ा नुकसान होने लगेगा। फिर इसके साथ साथ जो रिस्क प्रीमियम है फॉर शिपिंग एंड इंश्योरेंस, ये भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां से जो गुड्स वगैरह आ रहा है उसको खतरा है, तो इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और बड़ी जो चिंता थी, आपने सुना होगा रिसेंटली कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये आप देख सकते हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली ईरान और ओमान के बीच में है। अब देखिएगा यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कई लोगों को लगता है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान के बीच में है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ओमान का थोड़ा सा एरिया यहां पर भी है टिप पर, और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये जो स्ट्रेट आप देख रहे हो जहां पर पर्शियन गल्फ और जो अरेबियन सी है वहां पर इसको कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच में, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ईरान ने एक तरह से बोला भी था कि हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आप समझिए वहां से हर दिन 16 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल निकलता है। मतलब ग्लोबली जितना भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है ना, उसका 40% अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है, क्योंकि ईरान और बाकी जो देश हैं वो यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें से 2 मिलियन बैरल्स पर डे अकेले भारत के अंदर आता है, 16 मिलियन बैरल्स पर डे में से। तो इंडिया तो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मान लीजिए अगर यहां पर ये क्लोज हो जाता है तो भारत के लिए चिंता खड़ी हो जाएगी। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज है, जो कुकिंग गैस है, जो नेचुरल गैस वगैरह, स्पेशली कतर वगैरह हो गया, यहां से हमारा काफी सारा नेचुरल गैस गुजरता है, तो यहां पर भी चिंताएं बढ़ जाएंगी। और गल्फ कंट्रीज अगर आप देखोगे तो लगभग 5 मिलियन बैरल्स पर डे रिफाइंड प्रोडक्ट्स वहां से भेजते हैं, जिसमें से 0.7 मिलियन बैरल्स पर डे भारत आता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि
इस समय मिडिल ईस्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, अगर हम ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें, भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है सबसे ज़्यादा, तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो स्पेशली राइस हो गया और जो टी हो गया, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट आएगा। जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो शायद एक्सपोर्ट उतना हम नहीं कर पाएंगे। और इस समय जो एक्सपोर्टर्स हैं भारत के अंदर, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपको ये भी समझना है कि लोग शिप से ना भेजकर जो एयर कार्गो होता है वहां से वो भेजना स्टार्ट करेंगे, ताकि उनको लगे कि जो उनका पूरा प्रोडक्ट है वो सेफ है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, भेजने का कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, आप शिप से भेजते हो तो सस्ता पड़ता है, एयर कार्गो से भेजते हो तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, सब कुछ महंगा होने वाला है। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स इंडियन एक्सपोर्टर्स इवन मोर वरीड। जो भारत के अंदर एक्सपोर्टर्स हैं उनको और ज़्यादा चिंताएं क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो ऑलरेडी जो सोमालियन पायरेट्स वगैरह हैं वो हमला कर रहे थे शिप्स के ऊपर। फिर इसके अलावा यमन के जो हौतीज़ हैं वो ऑलरेडी शिप्स को वो भी हमला कर रहे थे। तो ऑलरेडी यहाँ पर चिंताएं बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उनको डर था और चीज़ें डिले होती जा रही थी। लेकिन अगेन अब यहाँ पर एक और जो बड़ा फैक्टर आ गया, ईरान और इजराइल का जो वॉर है, उसकी वजह से ये चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो भारत के लिए ये एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ज़्यादा चिंतित हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारा लेदर का जो गुड्स हो गया ना, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, वो हम यूरोप काफ़ी बड़ी मात्रा में भेजते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि वो शिप से ना भेजकर अब एयर कार्गो से भेजा जा रहा है। अब एयर कार्गो पर काफ़ी ज़्यादा दबाव आ गया है। अब कितना आप भेज सकोगे, एक लिमिटेड ही भेज सकते हो ना, शिप तो बहुत सारी चीज़ें कैरी करके ले जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जस्ट 3 महीने पहले अगर आप देखिए, जो एयर कार्गो का कॉस्ट था हर किलो का, वो सिर्फ 35 रुपीज़ था, और अभी ये बढ़कर हो गया 140 रुपीज़ पर केजी। आप समझ रहे हैं कि ये ओवरऑल हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी कितना इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करके भी हमारी इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी नुकसान होगा इसकी वजह से। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि मान लो शिप्स वगैरह हैं, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, यहाँ से ना भेजकर अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है नीचे से होते हुए फिर यूरोप भेजा जा रहा है। तो उसकी वजह से 20 दिन का और डिले हो जाता है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है 40-60% के आसपास। तो ये पूरी बातें थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो के अंदर कि कैसे ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो भारत के व्यापार पर इंपैक्ट कैसे कर सकता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो अगर किसी देश की करेंसी डेप्रिशिएट होती है, गिरती है, तो उस केस में ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।